तो बेटे ग्रेविटेशन जो है ना अपना नवा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आसान भी है इंटरेस्टिंग भी है। एक बार जब तुम सीख गए तो अगले साल +2 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे भी तुहानू हेल्प भी बहुत मिलेगी। ग्रेविटेशन चंगी तरह सीख लेना, अगले साल +2 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ਉਹਨੂੰ सीखने ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलमोस्ट सेम ਜਿਹਾ चैप्टर है ग्रेविटेशन ਦੀ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत मिलते जुलते हैं। देखो किमें मिलते जुलते हैं, तुसी देखा होगा छोटी क्लासेस एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, ये दो मासेस m1 ਤੇ m2 ਤੇ दूरी r है, तो एक दूसरे को की करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। मास हमेशा नहीं होता पॉजिटिव, मास हमेशा नहीं होता पॉजिटिव, तो एक दूसरे को कितनी फोर्स ਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कितनी फोर्स ਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ, जितनी फोर्स m1 m2 ਤੇ लगाता है उतनी ही फोर्स जितनी m1 m2 ਤੇ लगाऊगा उतनी ही फोर्स m2 m1 ਤੇ लगाऊगा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शंस ऑपोजिट। ਤੁਸੀਂ छोटी क्लासेस ਚ पढ़ा होना, देखो हले कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, हले इंट्रोडक्शन ही दस रहे हैं। ये फोर्स कितनी होती है छोटी क्लासेस ਚ पढ़े होंगे, कैपिटल G m1 m2 by r²। ये बेसिकली की है m1 ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m2 ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस r ਦੇ स्क्वायर ਦੇ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ਇੱਥੇ कैपिटल G है, पढ़े ना फार्मूला है, मतलब सिर्फ फार्मूले की गल कर रहे हैं। 9th या 8th 9th 10th क्लास पढ़िया होए तो कैपिटल G की होता है कांस्टेंट, ਇਹਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की है इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ की है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the net applied force and that change takes place in the direction of force। न्यूटन थर्ड लॉ की है एक्शन, ये सब बताइए कि न्यूटन का लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स सिर्फ ते सिर्फ अट्रैक्टिव है, ये फोर्स सिर्फ ते सिर्फ अट्रैक्टिव है, ठीक है जी। हुन जिवें एक आ भी हो सकता है, जिवें है प्लस सी एक का माइनस सी, जिवें हाइड्रोजन एटम के अंदर की होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर की होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ਉੱਥੇ ਆ ਕੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ F ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਇੱਥੇ F ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋर्स बिटवीन टू चार्जेस किया है अट्रैक्टिव। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ दोनों प्रोटॉन्स हों फिर की होगी है, फिर रिपल्सिव हो जाएगी F डैश, तो ये अट्रैक्टिव भी होती है रिपल्सिव भी होती है। यही ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स +2 ਦਾ फर्स्ट चैप्टर है ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ਇਹ सिर्फ अट्रैक्टिव है, ਜਿਹੜੀ फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अट्रैक्टिव। क्यों ये अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है क्यों, क्योंकि जी मास की नेचर है ना एक तरह की, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, चार्ज की नेचर दो तरह की है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है तो इस करके ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। एक चीज होर देखो लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन च मैं तुहानू दस्सिया होगा किहड़ी फोर्स हो, चलो हम कूलम फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का आप अगले साल पढ़नी है, यदि गल कर रहे हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस कहीं जी फोर्स। जे मैं कहा फ्रिक्शन ते टेंशन नालों इस कोई डिफरेंस है, फ्रिक्शन को तो लगती है दो बॉडीज दे विच, फ्रिक्शन को तो लगती है दो बॉडीज दे विच जो कांटेक्ट हो गई फिजिकल कांटेक्ट हो गई ते उन्हां च रिलेटिव स्लीपिंग हो गई। हुण आह मेरे हाथ डस्टर है, इसनूं मैं छोड़ दा, डस्टर की है, डस्टर एक मास है, अर्थ भी की है एक मास, तो इसनूं मैं छोड़ दा, रेस्ट तो छोड़ दा, इसनूं मैं रेस्ट तो छोड़ दा। न्यूटन ने अपन की सिखाया जे कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट ही रहूगी, पर इहदा मोशन आ गया, क्यों मोशन आ गया, क्योंकि उस पर फोर्स लग गई, वो
फोर्स किसने लगा दी? अर्थ ने लगा दी। क्यों? क्योंकि अर्थ को भी मास है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी मास है। ठीक है, तो ਕਿਹੜੀ फोर्स होगी? आ यही फोर्स होगी। ठीक है जी। फ्रिक्शन ਤੇ ਇਸ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਡਸਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ठीक है जी, लगाया ना मेरे हाथ ने इस ते नॉर्मल रिएक्शन। अर्थ ने इस ते जड़ी फोर्स लगाई है, अर्थ ते इसका कांटेक्ट है नहीं, तो कहीं की फोर्स होगी है नॉन कांटेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नॉन कांटेक्ट। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ नॉन कांटेक्ट है ना, नॉन कांटेक्ट ਨਾਲੋਂ बेटर वर्ड ਕੀ ਹੈ? फील्ड फोर्स। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेटर वर्ड ਕੀ ਹੈ? फील्ड फोर्स। ठीक है जी। तो हेडिंग बनाओ सब तो पहला नोट बुक पे, या नोट्स से लिख लो, नोट्स से लिख लो, नोट्स के ऊपर जगह हैगी, घरे जाके नोट्स दोबारा बना लियो अपने। तो दिते नहीं अज नोट्स, ये टॉप पे लिख लो, पहले पेज के टॉप पे लिखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल टॉप को स्टार्ट करना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस is a non-contact field force। non-contact field force। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਬ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਟਨ 1735 1745 मतलब न्यूटन होता ਸੀਗਾ 1700 ਅਰਾਊਂਡ 1740, मतलब ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਟਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੀ। ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੈਲੀਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਗੈਲੀਲੀਓ ਇੱਕ ਕੈਪਲਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, तो न्यूटन तो भी पहला ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ। सारी जिन्नियां भी चीज़ां हैगियां ने सब का सेंटर की है? अर्थ। जिवें चीज़ां मतलब जे आप एस्ट्रोनॉमी की गल करिए, जिवें सन, स्टार्स, मून, सब तो तकड़ी कौन है? अर्थ। अज तो 1000 साल पहला, 800 साल पहला ये मन्निया जाता सीगा कि भी अर्थ सब तो तकड़ी है। ठीक है जी, तो इसका मतलब जे अर्थ सब तो तकड़ी है तो अर्थ की है? बोलो, सुप्रीम तो है। अर्थ सब के सेंटर ते होगी, तो अर्थ के आले दुआले मून घूम रहा, अर्थ के आले दुआले सन घूम रहा। ठीक है जी, बोलो क्लियर? तो पहला की सीगा ये मन्निया जाता सी। फिर जिवें जिवें साइंस डिवेलप हुई, कुछ जिहड़े साइंटिस्ट सीगे उन्होंने की किया, उन्होंने की किया ये चीज़ गलत है। कल्ली सोलर सिस्टम की गल की उन्होंने, कल्ली सोलर सिस्टम की गल की। उन्होंने दस्सिया कि अर्थ गोल है, तो अर्थ सन के आले दुआले घूमती है, सन नहीं अर्थ के आले दुआले घूम रहा। तो यह मतलब अर्थ इनफीरियर हो गई, सन सुपीरियर हो गया। तो भड़क गए वो पुराने राजे। शुरू वाले जो साइंटिस्ट उन्होंने कहने नहीं दिता गया, उन्होंने जहर दे के मार देते थे। जिन्होंने अज तक क्लीयर है ना अपन, अज की है, अज तक तो पता है कि
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਰਥ ਸੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਲਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਕੈਪਲਰ ਨਿਕੋਲਸ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਕੋ ਬਰਾਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਸੁਪਰੀਮ। ਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ। ਜੋ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬੇ ਗॉडमैन, ਸੈਲਫ ਮੇਡ गॉडमैन, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ। ਤਾਂ ਲੌਜਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ फर्स्ट पेज जो तुम नोट्स दिते बेटे का फर्स्ट पेज मैं तुम बाद च कराऊंगा, पहला ਆਪਾਂ सेकंड पेज तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेज वाले तुम समझ नहीं आना, बुक्स में वैसे पहला फर्स्ट पेज ही दिखता होगा, मैं तुम पहला सेकंड पेज तो स्टार्ट करवाऊंगा। हम नोटबुक भी खोल दो, ये नोट्स भी खोल ही रखो, नोटबुक भी खोल दी। न्यूटन ने की ऑब्जर्व की, न्यूटन ने दो डाटे लिख दिए बेटे। न्यूटन ने दो डाटे लिख दिए, एक तो एप्पल वाला केस, एप्पल वाले केस क्या की होगी थोड़ी आगे देखो। तुम पता है अर्थ वैसे गोल है पर अपन की लगती है फ्लैट लगती है। अर्थ का सरफेस की है वैसे स्फेरिकल पर अपन की लगता है फ्लैट। क्यों फ्लैट लगता है कोई दसोगा? क्योंकि द रेडियस ਜਿਹੜਾ स्फीयर है, अर्थ ਜਿਹੜਾ स्फीयर है, ਇਹਦਾ रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा रेडियस है, ये एडा बड़ा स्फीयर है, एडा बड़ा स्फीयर है। जब पहले ऊपर खड़े होवांगे अपनी ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। अर्थ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਗਈ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ कढ़ाई देखी होगी, हलवाइयों को कढ़ाई होंगी है ना, हेमिस्फीयर टाइप होंगी है, वो फर्श पे रखती है। हुण इहदा तां रेडियस 1 मीटर भी नहीं होंदा, इहदा रेडियस तक आपां नूं जे तुसीं आ देखोगे तां तुहानूं इहदा कर्वेचर दिख जांदा, पर अर्थ दा तां रेडियस बहुत बड़ा। इस करके अर्थ आपां नूं एक फ्लैट सरफेस की तरह दिखदी है। तां न्यूटन ने की देखा, जिहड़ा ये एप्पल सीगा, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਟੇ ਐਪਲ ਸੀਗਾ, ਐਪਲ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੀ ਸਮਝੋ ਵੈਸੇ ਕਰਨੇ ਟਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲ ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ अर्थ तो बाहर ने। ਹੁਣ ਐਪਲ अर्थ तो बाहर है कि अर्थ के अंदर है? मून की है अर्थ तो बाहर। उन्होंने पॉइंट्स के लिए अर्थ का सारा मास अर्थ के सेंटर से कॉन्सनट्रेटेड। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स द एंटायर मास ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है जी, अब बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, सारा कुछ नाल ना लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स, इस तो बाद एक नोट भी बना लो, नोट फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स द एंटायर मास ऑफ अर्थ
is concentrated at its center. सारा कुछ लिखो. एप्पल रेड कलर का होगा ना, और रेड कलर नहीं बनाना है, अपने को है रेड कलर. ठीक है, एक ट्री हो गया एप्पल ट्री. ठीक है जी. तो तुम सोच के देखो बेटा, इस एप्पल ते अर्थ दे सेंटर च कितनी दूरी है? न्यूटन इत्थे खड़ा सी ना, न्यूटन इत्थे खड़ा सी सरफेस ते, न्यूटन खड़ा सी. आ कौन है? न्यूटन. 6400 किलोमीटर सरफ, बस कितनी ऊंची होगा दरख्त, कितना को ऊपर. तो डिस्टेंस न्यूटन ने की पाया इस डाटे में. केस वन केड़ा बेटा? केस वन केड़ा? एप्पल ते अर्थ वाला केस. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल की है, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल की है, कौन दस दो किया? जो एप्पल बेटे खड़का ना करो प्लीज. जो एप्पल ब्रांच पर टूट के गिरूगा उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 9.8. अर्थ के सरफेस देखो एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितना पता है? ये डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ सेंटर 6400 किलोमीटर. इधर मीटर बनाना ऐसा यूनिट लेना ना, 6400 into 1000 बोलो 10⁵ मीटर. जो वो पढ़ते हैं पुत्रों, जो वो पढ़ते हैं वो अप्लाई भी तो होना चाहिए. साइंटिस्ट किमें सोचते ने लॉ बनाने वास्ते, कोई भी लॉ बनाने तो पहला साइंटिस्ट किमें सोचते ने, मैं तो थोड़ा जो नमूना पेश करवा रहा. हालांकि बेसिकली एच.सी. वर्मा किताब च दिता ही होया, जो तुम एच.सी. वर्मा जो रीड करोगे तो उससे दिता हो. मैं भी उसको ये हिंट लिया. मैं बहुत अच्छी लगती है एच.सी. वर्मा किताब फिजिक्स के लिए. तो मेरी ज़्यादातर जो कॉन्सैप्ट्स ने मैं एच.सी. वर्मा को भी सीखे ने. ठीक है, मैंने मतलब पर्टिकुलरली मेरी चॉइस बहुत अच्छी लिखी हुई है. हम एक केस उन्हें देखा, न्यूटन ने एक केस तो देखा अर्थ ते एप्पल का. अर्थ कोल भी मास, एप्पल कोल भी. एप्पल खरीदते हो ना, किमें खरीदते हो? दुकानदार को की कहने हो जाके? किलो सेब दे दे, 2 किलो सेब दे दे, 5 किलो सेब दे दे. किलो च खरीदते हो ना जनरली. हाँ जी, कदे ना कदे किसी ना किसी को सेब खरीदते देखा होगा. एप्पल को भी मास, अर्थ को भी मास. इसी तरह अर्थ ते मून वाले केस, अर्थ को भी मास, मून को भी मास. केस टू हो गया बेटे. न्यूटन ने अर्थ देखी, अर्थ का सारा मास ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ. ਹੁਣ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਨਿਊਟਨ ਜੀ ਖੜੇ अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਇਹ मून जी. ठीक है, ओ डैश की है मून का सेंटर, ओ की है अर्थ का सेंटर. बन गई डायग्राम. तो पता है जेडे अपने देसी महीने ने घरे अपने दादा दादी या नाना नानी तो सुने देसी महीने. एक तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, एक तो यह है. ये केड़ा कैलेंडर है? ये सोलर कैलेंडर है, सन बेस्ड कैलेंडर. एक अपने देसी महीने होंगे ने ओ मां सुने सावन, सावन हिंदी च सावन है, पंजाबी च सौन.
नहीं सुने? सुना होगा बेटे। कत्तक, कार्तिक मास, श्रवण मास हिंदी च हो जाते हैं। अपन को पता जनवरी फरवरी किने सिखाई है? ब्रिटिशर्स ने। कदों सिखाई है? जो उन्होंने अपने ते कब्जा किया, मतलब अपने ते ब्रिटिश रूल कितना पुराना ब्रिटिश रूल 300-400 साल पुराना है। तो हिस्ट्री ताई पढ़ के उस तो पहला तो मुगल एम्पायर सी ना, उस तो पहला अकबर बीरबल सीगे, वो भी बाहरों आए सीगे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। नहीं समझ आ रही गल? उस तो पहला हिंदुस्तान का उस तो पहला था ना, जीरो दी इन्वेंशन तो पता है इंडिया ची हुई है। आज सारी कैलकुलेशंस नहीं हो सकती जिहड़ियां हम पर्टिकुलरली अर्थ मून वाली कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कदों हुई सी जीरो दी इन्वेंशन? एडीबीसी पता था? यस सर। ऑलमोस्ट 2500 साल पहला जीरो दी इन्वेंशन हुई सी। उदों भी तो हिंदुस्तान च लोकी रहंदे सी। उदों की सीगा अपने जिहड़े राजे सीगे, हुण अपने राजे कौन ने? हिंदुस्तान में हुण कौन रूल कर रहा है? इंडियंस ही ने ना, सिटीजन ऑफ इंडिया ही है ना। पहला की होया जो आप गुलाम सीगे उदों सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज ने अपने रूल एस्टैब्लिश कर लिया सी। उस तो पहला भी आप फ्री सीगे, हुण भी फ्री आ, हुण भी फ्री आ, विच गुलाम रहे। उस तो पहला भी फ्री सीगे। तो आर्यभट्ट ने जीरो दिता सी, सुने हो गए तो उदों किहड़े महीने? उदों भी तो कैलेंडर चलते होने, उदों भी तो दिन रात होंदे होने। फिर अंग्रेजां ने आके दिन रात शुरू किया। उदों अपने चलते सी देसी महीने, हुण भी वो भी चलते हैं। हुण भी देखो एज इट इज वो चलते हैं। बेटे खटका ना कर प्लीज, दूजी बार कह रहे वो जिहड़े महीने ने वो चलते हैं अर्थ मून सिस्टम। जिहड़े जनवरी फरवरी ने ये किस ते चलते हैं? अर्थ सन सिस्टम। अर्थ सन के आले दुआले पूरा चक्कर लगाती है 365 डेज तो थोड़े जे ज्यादा एक लीप ईयर आ जाता है। सुना लीप ईयर आया 4 साल बाद एक दिन ज्यादा होता है, 366 डेज होते हैं। तो वो किस ते बेस्ड है कि भी अर्थ एक पूरा चक्कर सन दे अराउंड लगाती है। इट टेक्स 365 डेज। वो उस ते बेस्ड है जेड़ा मॉडर्न कैलेंडर सोलर कैलेंडर जेड़ा अपन ब्रिटिशर्स ने सिखाया। जेड़ा आपां मानदे हां, जेड़ा मतलब आपां मानदे हां, पहला दोनों ही मानदे हां, ठीक है जी। मतलब जेड़ा अपना देसी कैलेंडर है पंजाबी च जे आपां गल करिए, अभी सौण भादों असुक कत्तक वाला ये वाला जेड़ा हैगा ये है अर्थ मून बेस्ड। ये की मानदा है जेड़ा मून है वो अर्थ दे आले दुआले एक पूरा चक्कर लगा रहा 27.5 दिनां च। कितने दिनां च? 27.5 दिनां च। ते कांस्टेंट स्पीड दे नाल ये चक्कर लगा रहे। तो जिहड़ी ये स्पीड है दी स्पीड v आ जेड़ा डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स जेड़ा डिस्टेंस है डी मून है 3,85,000 किलोमीटर। कितना जी? 3,85,000 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? बी मून इज 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कितने हजारों सालों तो करी जा रहे। तो इन्हों मान लो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली मान लो 28 दिन लगता है, 28 दिन। तो पता है ना देसी महीना 28 दिन लगता नहीं पता? मैं दस रहा मैं मान लो जो देसी महीना है वो 28 दिन लगता। किसी को नहीं पता, हैरानी की गल। नॉर्मली वैसे तो ये 27.5 दिन का होता है। चलो कोई गल नहीं। तो हम 28 दिन का है हमेशा। तो ये की कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड कितने बराबर होना चाहिए? 2πr यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? मूव रेडियस r रेडियस हो गया ना, r की हो गया रेडियस। किस द रेडियस जिस सर्कल च मून घूम रहा है। तो लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बेटे? 2πr
दिन दे बनाओ तुसी घंटे, घंटियां दे बनाओ मिनट, मिनट दे बनाओ सैकंड, उतों भी आ जाऊगी नहीं आनी। तो जी मैं तुहानूं पूछां v की है, v की हो गया 2 इंटू पाई, पाई तुहानूं पता है 3.14, r की हो गया 3.85 इंटू 10 3,85,000 मिल गया इन्हों किलोमीटर। हम इतने की लिखने पैणगे 3,85,000 मीटर ही हो गए, 3,85,000 मीटर ही हो गए, 3,85,000 3,85,000 देखो होया कि 3,85,000 1 2 1 किलोमीटर 3,50,000 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1 2 3 ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਬਣਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਹੋਊਗਾ 8 होगा और सही लिखा है तो ये हो गया थोड़ा कितना हो गया ऐसे ही कन्वर्ट करता ना 28 डेज, डेज दे बनाए आवर्स, एक आवर्स एक दिन च कितने आवर्स 24, ओदे बनाए मिनट्स, ओदे बनाए सेकंड्स, तो मीटर पर सेकंड आ जाऊगी करो फिर दसो कितनी आई या चलो इनू कैलकुलेट ना करो। हम एक्सेलरेशन देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च एक्सेलरेशन कितनी होती है कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट, ये स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्यों कांस्टेंट है क्योंकि हमेशा जेड़ा टाइम पीरियड है, हमेशा जेड़ा टाइम पीरियड है, जेड़ा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन is always constant। तो दसो एक्सेलरेशन की होती है, सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन की होती है, इधर v आ गई v स्क्वायर बाय r, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भूल गए, यूनिफॉर्म इथे दा एदा तो 10 की होगी 9.8 एक्सेलरेशन की होती है v स्क्वायर बाय r, इथों ਇਹਦਾ स्क्वायर करना है, ये v आ गई, ਇਹਦਾ स्क्वायर करना है बाय r। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ एक्सेलरेशन ऑफ मून दसनी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਨੇ, जल्दी जल्दी ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ मैंने ਦੱਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ सर्कुलर मोशन हैरानी की गल है। कैलकुलेटर ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मोबाइल च ਤੁਹਾਡੇ कैलकुलेटर है ਉਹਨੂੰ यूज कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ यूज। बेटे सौखा चैप्टर है, देखो नवा शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, इससे मेहनत कर लो, पिछले सारे चैप्टर्स तो अलग है। जाते हो ले जाओ मैंने लिख दी है, नहीं आऊंगी ये सॉल्व करोगे, देखो ए आ रही है कैलकुलेशन बड़ी हो गया, तुसी भी तो बड़े हो गए हो।
चलो घरे देख लियो आगे करा हुण उन्हें स्टार्टिंग तो की देखा ये तुसी एज इट इज लिख लो कैलकुलेशन घरे कर लियो सारा नोट कर लो जो बोर्ड पे लिखे आगे चलिए तुसी बेटा टाइम दस देना अपना तो उसने स्टार्टिंग तो की देखा हाँ जी यही आऊगी बेटे ये तो 300 साल तो ट्रू है न्यूटन ने 300 साल पहला जे मेरे तो भी मैं भी कैलकुलेट करा मान लो मेरे तो ये सॉल्व होके कुछ और आ जाए ना मतलब मेरे तो एरर हो गया था 300 साल तो यही अप्रोक्सी हो चलिए जी करिए उन न्यूटन ने कुछ कैलकुलेशंस की हैं सबके न्यूटन ने की कितना हूं कैलकुलेशन 1 दो ऑब्जर्वेशंस तो उन्हें कैलकुलेशंस की हैं उन्हें की क्या तो तुसी अर्थली ऑब्जेक्ट्स ते हेवनली ऑब्जेक्ट्स समझ अर्थली ऑब्जेक्ट्स ते हेवनली ऑब्जेक्ट्स फर्क समझ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਲਾਉਡਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਵਨਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਪੇਸ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਜਿਵੇਂ ਮੂਨ ਸਨ ठीक है जुपिटर सैटेलाइट्स नेचुरल भी होंगी ने आर्टिफिशियल है ना मून की है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ਆਪਾਂ छोड़दा ने कई तरह की सैटेलाइट्स ਆਪਾਂ छोड़िए वेदर सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स स्पाई सैटेलाइट्स वेदर सैटेलाइट्स समझे कम्युनिकेशन सैटेलाइट समझिए स्पाई सैटेलाइट समझिए जासूसी न्यूटन ने वेस्टर्न कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਬਲੀਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਅਰਥਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਲਾਜ਼ ਸੈਲੇਸਟੀਅਲ ਜਾਂ ਹੈਵਨਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਸੇਮ ਲਾਜ਼ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ठीक है जो अर्थ ते एप्पल दे विच लॉ है वही लॉ अर्थ ते मून दे विच वही सन ते अर्थ दे विच मतलब दो मासेज होने चाहिए ने चाहे कोल होण चाहे बहुत दूर कोई फर्क नहीं है हुण देखो ने इस डाटे तो कुछ कैलकुलेशन की एक्सेलरेशन एप्पल दी बड़ी है कि मून दी बड़ी है एक्सेलरेशन एप्पल दी ज्यादा है ना अर्थ करके मून दी कट है एक बेटे अर्थ दे बल एप्पल जाता है ना जो एप्पल पक गया राइप हो गया तो एप्पल ऊपर उड़ता है थले गिरता है बारिश होती है क्लाउड्स तो बारिश होती है बारिश मतलब वाटर ड्रॉप्स मतलब मैटर मतलब मास तो थले गिरती ने ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ एप्पल ਦੇ अर्थ ਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ एप्पल ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ अर्थ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਮੂਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮੂਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ फोर्स चाहिए ना सेंटर वाला ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੂਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ एप्पल दी कितनी है 9.8 ये भी है 0.0027 एक कैलकुलेशन तो हमने आ की थी
दूसरी कैलकुलेशन उसने की थी, हम दूरी की थी ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ मूव फ्रॉम अर्थ सेंटर डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ सेंटर, एक ही ना 3,85,000 किलोमीटर से रख लो, एक है ना 6400 किलोमीटर से रख लो, किलोमीटर कट जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएंगे। करो सौखा नहीं आता है, ये टाइम हो गया सही टाइम 10 हो जी, नहीं है बेटे, नहीं है, तुम बोले 60 का स्क्वायर क्यों है? आज तो हाले इंट्रोडक्शन ही है, इस तरह समझो आज ग्रेविटेशन दी इंट्रोडक्शन, ਇਹਦਾ मतलब की होया, ये दोनों कैलकुलेशंस तो कैलकुलेशन दो कैलकुलेशंस लिखना की कह सकते हैं हम 60 का स्क्वायर, इसको की कंप्यूट कर सकते हैं दोनों, बोलो बोलो की कैलकुलेट इस कैलकुलेशंस तो ये पढ़ क्या सौखी जी चीजें समझ आई नहीं है? न्यूटन कहता अर्थ ते भी कौन सॉरी एप्पल ते भी कौन फोर्स लगा रहे, अर्थ मून ते भी कौन फोर्स लगा रहे, अर्थ होर तो कुछ ना मन्निया ही नहीं, एक बार सिर्फ अर्थ ते एप्पल ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂਨ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ, ਐਪਲ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ, ਮੂਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਮਾਸਿਸ ਕਰਕੇ। force of gravity between two bodies is due to their masses। ਜਦੋਂ मास करके ये फोर्स है तो चाहे अर्थ ते एप्पल दी फोर्स होवे, चाहे अर्थ ते मून दी फोर्स होवे, नेचर ना सेम होगी। तो जो एप्पल वास्ते लिखदा है तो एप्पल वास्ते की लिखदा है, की कंप्यूट करदा है इस फोर्स करके जेडी एक्सेलरेशन है, दस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, thus acceleration due to gravitational force between two masses is inversely proportional to the square of separation between same two masses। देखो एप्पल वास्ते भी क्या होया, एप्पल दी एक्सेलरेशन एप्पल ते अर्थ जो डिस्टेंस है ਉਹਦੇ स्क्वायर ਦੇ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह मून दी एक्सेलरेशन मून ते अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है ਉਹਦੇ स्क्वायर ਦੇ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझ आया? जिमें जे टेंपरेचर कांस्टेंट होवे P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, नहीं बोलो, तब P1 V1 is equal to P2 V2 मतलब देखो ये टेंपरेचर कांस्टेंट है, पढ़ा है ना, मतलब P1 by V2 या P2 लिख लो, चलो
इज इक्वल टू v2 by v1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਾਅ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ डिस्टेंस ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਮਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਾਮਾ ਕੀ ਸੀ Cp/c ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੇ ਜੀ ਫੋਰਸ ਐਪਲ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਐਪਲ ਜਿਹੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਅਰਥ ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਅਰਥ ਤੇ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਪਲ ਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਰਥ ਐਪਲ ਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ ਅਰਥ ਮੂਨ ਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੀ ऑपरेट कर रही है ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਜੇ ਅਰਥ ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ट्रेन मूव कर रही है ट्रेन तुसी इत्थों कन्याकुमारी जा रहे हो ट्रेन 4-5 घंटे बाद ये लगन लग जूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रेन रेस्ट ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रही होती है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन सिटिंग या स्लीपिंग इनसाइड ट्रेन की है VAG माइनस VBG नहीं समझ आएगा। ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर नाल इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ velocity of train with respect to passenger ਕੀ ਹੈ 0 velocity of train with respect to ground minus velocity of passenger with respect to ground। ये ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर ਨਾਲ towards right ये ट्रेन ਦੀ velocity 100 किलोमीटर पर आवर i cap ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੈ with respect to ground ਉਹਦੀ velocity ਵੀ 100 किलोमीटर पर आवर i cap ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਥ ਸੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਸੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ डिस्टेंस ट्रैवल करती हो एक साल च पूरा चक्कर ला दी अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਔਨ ਐਪਲ ਬਾਈ ਅਰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਔਨ ਮੂਨ ਬਾਈ ਅਰਥ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਐਪਲ ਤੇ ਵੀ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ 1/r² ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ r² ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1/r² ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਈ। r ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस चाहे अर्थ एप्पल चाहे अर्थ ते मून। तो हम केड़ी गल हो रही है सिर्फ ते सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की गल हो रही है। तो जदों किसी बॉडी ते सिर्फ इको ही फोर्स लग रही है वो केड़ी फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसी होर बॉडी करके। तो उसकी एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट ते एक्सेलरेशन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ये पता चल गया ना। हम न्यूटन सेकंड लॉ की कहता है, हम न्यूटन सेकंड लॉ की कहता है। देखो चीज का पता चल गई अपन हम इस डाटे को हम दो बॉडीज ने एक का मास m1 एक का मास m1 दूसरी का मास m2। चाहे ये अर्थ है चाहे आप मून है या एप्पल है, चाहे तो मून कह लो चाहे एप्पल कह लो, जो तो और कोई फोर्स नहीं बेटे। ये एप्पल हो सकता है, ये एप्पल हो सकता है, ये नहीं एप्पल केड़ा एप्पल जो सिर्फ इससे ग्रेविटी लग रही है, तो केड़ा एप्पल फ्रीली फॉलिंग एप्पल नहीं समझेगा। जे कोई होर फोर्स लग गई एप्पल ते फिर तो ब्रांच दे नाल हले तो पक्का नहीं, जो ओदे सिर ते बज रहा उदों दी गल हो रही है, जो सिर ते बज रहा फ्री फॉल हो रहा है। बेटा दस्सिया सी ना जो कोई इक्को ही फोर्स लगे तो बॉडी दे नेट फोर्स वही हुंदी है। इस तरह हुण मून जो अर्थ के आले दुआले घूम रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी ने होर तो सेकंड फोर्स तो आप कंसीडर ही नहीं की, तो वही नेट फोर्स बन गई। गल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो किसी भी इंस्टेंट ते देखो बच्चों, किसी भी इंस्टेंट ते इन्हां दी जिहड़ी दूरी है वो r, ठीक है जी। तो जिहड़ी की देखिया तुसीं f नेट जिहड़ी इन्हां च हैगी है वो किहदे करके सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन करके। पहला तो आप इसकी गल करते हैं। चलो हुण ये न्यूटन सेकंड लॉ की कहता है एफ नेट किहदे प्रोपोर्शनल होती है, किसी भी बॉडी पे चाहे एप्पल कह लो चाहे मून कह लो, एप्पल कह लो, चलो एफ किहदे बराबर होती है एम ए दे बराबर। तो एफ की है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ। ये किधे प्रोपोर्शनल होगी, किधे प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ एप्पल, मास ऑफ एप्पल की है m2 होगी कि नहीं, और किधे प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। देख लो बेटा पहले देख लो बाद लिख ली। किसी भी बॉडी पे एक ही है नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी। हुन एनी बॉडी केड़ी है एप्पल, केड़ा एप्पल फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग, और कोई फोर्स अपन कंसीडर ही नहीं की, फ्रीली फॉलिंग। हुन ये एप्पल दे मास दे प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं, और किधर प्रोपोर्शनल होगी तो एक्सेलरेशन दे, एक्सेलरेशन के तो फ्री फॉल हो रहा है तो प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं। और एक्सेलरेशन किधर प्रोपोर्शनल है 1/r²। नहीं समझ आया? तो ये फोर्स 1/r² दे भी प्रोपोर्शनल होगी, नहीं समझ आया? हम न्यूटन थर्ड लॉ पे आ गए। ये तो दो चीजें अपन किधर सिखाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ने, किधे वास्ते फॉर एप्पल। ये इसको आईया ने ना हम न्यूटन थर्ड लॉ की कहता है एक्शन रिएक्शन। जे कल्ली यही फोर्स लग गई है अर्थ ते एप्पल दे विच, तो एप्पल भी अर्थ ते हां जी ओनली फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है। पर न्यूटन खड़ा किथे सीगा, न्यूटन खड़ा किथे सीगा अर्थ ते, न्यूटन दे रिस्पेक्ट च अर्थ दे दा मोशन हो नहीं रहा, ठीक है। पर अर्थ दा मास ता है एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। तो जेडी ये वाली फोर्स है ये हो ये किदे प्रोपोर्शनल होगी अर्थ दे मास दे प्रोपोर्शनल होगी। किसी भी बॉडी पे कोई भी जेडी फोर्स लगदी है F = m अर्थ वास्ते भी तो हैगा है। फिर क्या है जे a अर्थ दी 0 है मास तो हैगा तो ये फोर्स अर्थ दे मास दी प्रोपोर्शनल होगी। हुन जब ये तीनों को कंबाइन कीता तो ये फोर्स की बन गई m1 m2/r² दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हुन इथे न्यूटन ने दस्या कहंदा जेड़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है कैपिटल G। कैपिटल G इज constant of proportionality and is called Newton's gravitational constant। यदि वैल्यू पता है किसको g कितनी होगी 6.6 यूनिट्स न्यूटन। देखो न्यूटन
इधर F के न्यूटन होंगे ना मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। इस लॉ को भी कहते हैं जिसको मैंने स्टार लगाता, दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो आज ये नहीं होता, नोट कर लो चंगी तरह, पढ़ लो, 2 मिनट ने जो कोई डाउट है तो पूछ लो।